वेलकम टू IQ क्लासेस। दिस इज आराधना सिंह और आज हम लोग सॉल्व करेंगे फिजिक्स का ICSE स्पेसिमेन का पेपर। ओके, देखिए आप देख सकते हैं कि ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, अगर आप गूगल पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर टाइप करना है IQ क्लासेस। जब आप टाइप करेंगे तो सबसे पहला जो आपको लिंक मिलेगा दैट इज iqclasses.in, उस लिंक पर जाइए। ठीक, यू विल गेट दिस पेज और इस पेज में ऊपर स्पेसिमेन ऑलरेडी दे रखा है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यू विल गेट द स्पेसिमेन ऑफ 2024 बोर्ड एग्जाम। तो यहाँ पर क्लास 10 ICSE में हम जाएंगे एंड वी विल मूव टू अ फिजिक्स सेशन। ठीक, अब ये जो फिजिक्स का पेपर देखिए मैंने यहाँ पर पूरा खोल रखा है और इसको पूरा हमने सॉल्व कर रखा है। तो चलिए हम देखते हैं कि फिजिक्स का पेपर हमको कैसे आगे सॉल्व करना है। तो ये हमारा पूरा पेपर है। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 से। बाकी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी कि ये 80 मार्क का पेपर होता है और 3 घंटे होते हैं। देयर आर ABCDE 5 सेक्शंस देयर आर। सबसे पहले सेक्शन से हम शुरुआत करेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 के पहले क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। दैट इज क्वेश्चन क्या कहता है दैट अ मूवमेंट ऑफ कपल हैज अ टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी इन एन एंटी। अच्छा, अगर कोई बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया जाएगा तो मूवमेंट ऑफ कपल हमेशा ही पॉजिटिव होता है। मूवमेंट ऑफ कपल के दो साइंस होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, तब कंसिडर किया जाता है जब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो, और नेगेटिव तब लिया जाता है जब रोटेशन आपका क्लॉकवाइज हो। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गिवन बॉडी डिपेंड्स ऑन। ओके, काइनेटिक एनर्जी किस चीज पर डिपेंड करता है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है। एक तो पोजीशन, नहीं डिपेंड करता। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंटम एंड डिस्प्लेसमेंट। तो एक रिलेशन है जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी आपस में रिलेटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं √2m के। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करता है? काइनेटिक एनर्जी हमारा मोमेंटम पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमको दे रखा है फॉर बर्निंग ऑफ कोल इन थर्मोइलेक्ट्रिक स्टेशन द एनर्जी कन्वर्जन टेक प्लेस। ओके, अब देखिए आपकी कई सारे एनर्जी कन्वर्जन आपने वर्क बाय एनर्जी में पढ़ रखे हैं, जिसमें से अगर मैं कोल की बात करूं, कोल की, तो कोल बेसिकली क्या होता है कि जब कोल बर्न होता है तब ड्यूरिंग द बर्निंग वो कौन सा एनर्जी प्रोसेस चल रहा होता है? केमिकल एनर्जी। और जब वो बर्न हो जाता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? वो हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो आई मीन द सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, ऐसे ही आप फोर्थ पर आइए। फोर्थ पर दे रखा है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ 146 न्यूट्रॉन्स एंड 25 प्रोटॉन्स। इट डिकेज आफ्टर एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल। ओके, एक एटम दे रखा है, कोई भी एटम मान लीजिए, सपोज एक्स कोई भी अगर एटम है तो उसके ऊपर यहाँ पर इस तरीके से लिखा आता है ए और जेड। जो ऊपर ए होता है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये हमारा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, और जो जेड होता है वो हमारा सिर्फ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ए इज योर मास नंबर, ए को मास नंबर बोलते हैं और जेड को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। हमको न्यूट्रॉन में दे रखा है 146, प्रोटॉन में दे रखा है 95, और इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकला है। अच्छा, जो अल्फा पार्टिकल होता है बेटा, उसमें उसका मास नंबर 4 होता है, उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। अगर मैं कोई भी एटम को कंप्लीट करूं तो n प्लस p मिलाकर उसका मास नंबर बनेगा। मतलब 146 और 95 को अगर हम जोड़ दें तब हमको a की वैल्यू मिलेगी किसी भी एटम के लिए। तो इनको ऐड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा यहाँ पर 9 और 5 आपको मिलेगा यहाँ पर 14 एंड दिस इज 241। और z जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, जो यहाँ पर 95 है। अब इसमें से क्या निकलना है? इसमें से एक अल्फा पार्टिकल को निकलना है, मतलब अल्फा पार्टिकल इसमें से माइनस हो जाएगा। तो अगर अल्फा पार्टिकल माइनस होगा तो 241 में से 4 निकल गया और 95 में से 2 निकल गया, तो क्या होगा? यहाँ पर 93 हो जाएगा। ऊपर 241 में से 4 निकल गया तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको मिल जाएगा 237। ठीक है, ये इतना बचेगा। आपको यहाँ पर ऑप्शन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताना है। तो प्रोटॉन तो हमारा 93 है, ये पहला वाला ऑप्शन में देखिए 93 आ रहा है। न्यूट्रॉन चेक कर लेते हैं क्या 144 आ रहा है। 237 में से 93 को माइनस कर दीजिए
तो आपको यहाँ मिलेगा 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 13, 13 माइनस 9 इज अगेन 4 एंड दिस इज 1, तो 144 न्यूट्रॉन भी हमको मिलने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसको जरूर ध्यान में दीजिए, रेडियो एक्टिविटी क्वेश्चन हैं। ओके, यहाँ मैंने कम्प्लीटली सॉल्व कर रखा है, आप इसको देख भी सकते हैं। ठीक, फिर आ जाइए, असर्शन और रीजन दे रखा है। ओहो, देखिए सीबीएसई पैटर्न की बेसिस पे नोन एज बाईसीएसई में भी असर्शन और रीजन दे रखा है। ओके, पहला है कि इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू डेंस फॉग एंड मिस्ट। क्यों ऐसा है? बिकॉज दे अंडरगो मिनिमल स्कैटरिंग इन अर्थ एटमॉस्फेयर। यस, ये लॉन्ग डिस्टेंस इंफ्रारेड ट्रैवल करता है और सबसे कम स्कैटरिंग भी होती है। हमारे घरों में जो टीवी रिमोट के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं वो भी इंफ्रारेड के थ्रू होता है। ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस एंड देयर इज अ मिनिमम स्कैटरिंग, सो ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करिए बच्चों। तो अगर बच्चों हम यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस बनाएं, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में ये हमारा फोकस हो गया, ये 2f हो गया, तो यहाँ पर भी फोकस और यहाँ पर भी 2f होता है। अच्छा देखिए, होता क्या है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहीं बहुत दूर होता है, ठीक है, मतलब इन्फिनिटी पर, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, फोकस पर। दूसरा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f रखा होता है तो f और 2f के बीच में बनता है। ठीक है, आपको बोला है कि रियल इमेज ही बननी है, इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ आंसर देना है आपको कि मिनिमम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में, मतलब सबसे कम डिस्टेंस आपको बताना, सबसे कम। ठीक है, तो सबसे कम वाला डिस्टेंस देखते हैं। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट मानो यहाँ पर है तो इमेज हमारी यहाँ पर बन रही है, ये आपका डिस्टेंस हो गया। ठीक है, दूसरा, अगर मैं ऑब्जेक्ट को उठाकर थोड़ा और करीब ले आऊँ, मतलब मान लीजिए मैं ऑब्जेक्ट को उठा करके 2f पर ले आऊँ, ठीक है, तो हमारी इमेज हल्की सी शिफ्ट हो जाएगी। हमारी इमेज कहाँ पर बनेगी? अब हमारी इमेज भी 2f पर बनेगी, मतलब यहाँ पर इमेज बनेगी। ठीक, सेकंड कंडीशन में अगर मैं 2f और f के बीच में रखूंगी तो ये ऑब्जेक्ट दूर बियॉन्ड 2f हो जाएगा, हमें पता नहीं कहाँ पर, बट 2f के बाद हो जाएगा। मतलब इसके बाद अगर मैं ऑब्जेक्ट को खिसकाती हूँ इस पोजीशन के बाद, तो हमारा इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, बहुत लार्ज हो सकता है। तो सबसे मिनिमम डिस्टेंस जो मिल रहा है वो इसी कंडीशन में मिल रहा है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? यहाँ तो 2f है आपका, ठीक, और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर भी 2f है, यहाँ पर भी 2f है, टोटल मिलाकर हो गया 4f। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है कि there are two sound waves x and y have same amplitude and same wave pattern but the frequency are different। तो आपको बोला गया है कि क्या चीज इसमें से ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा देखिए, अगर कोई साउंड वेव है x और y, उनका एम्पलीट्यूड अगर चेंज करता है तो वो लाउडनेस और धीमी आवाज को बताता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड हमेशा लाउडनेस ऑफ द साउंड को रिफ्लेक्ट करता है। अगर उसका वेव पैटर्न अलग है तो वो बताता है कि ये ड्रम की आवाज है, कि आपका पियानो की आवाज है, कि मतलब इंस्ट्रूमेंट अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स जो वेव पैटर्न जिनके अलग अलग हो जाते हैं। फ्रिक्वेंसी अगर अलग होती है तो वो बताता है श्रिलनेस ऑफ द वॉइस। ठीक है, कि मेल की वॉइस है कि फीमेल की वॉइस है। यहाँ पर फ्रिक्वेंसी 60 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज है। जब फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती तो आवाज ज्यादा श्रिल करती है। वुमेन की जो आवाज होती है वो ज्यादा श्रिल होती है, इसकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है। मैन की आवाज में थोड़ा बेस ज्यादा होता है तो उनकी आवाज की फ्रिक्वेंसी कम होती है और उतनी श्रिल नहीं होती है। तो ऑप्शन क्या है? x will be shrill, no, x will be grave and y will be shrill। yes, y will be shriller because it has high frequency। चलिए अब हम नेक्स्ट पर आते हैं, 8th वाले पर। वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ पीरियोडिक फोर्स इज। ये आपका साउंड का चैप्टर है जिसमें टाइप ऑफ वाइब्रेशंस हैं। ठीक है, तो उसमें फोर्स्ड वाइब्रेशन की डेफिनेशन दे रखी है कि व्हेन इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पीरियोडिक फोर्स, तो जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन। फोर्स्ड वाइब्रेशन का एक केस है जिसको हम रेजोनेंस कहते हैं ना, वो अलग चीज है। व्हेन frequency of the external periodic force matches with the frequency of the body, then only resonance occurs। ऐसा कुछ दे नहीं रखा है। Okay, the graph of voltage versus current for 4 different materials is PQRS आपको दे रखा है। आपको बोला है which of these 4 materials would be used for making the coil of toaster। Okay, coil of toaster। Okay, देखिए
अब अगर मैं टोस्टर की बात करूं तो टोस्टर किस मटेरियल से बना होता है? टोस्टर बेसिकली बनता है हमारा एक ऐसे तार से, इस तरीके का तार यूज होता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस उस मटेरियल का, उस तार का ज्यादा होगा तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा। जितने भी हीटिंग अप्लायंस होते हैं, चाहे गीजर हो गया, चाहे आपका रूम हीटर हो गया या आयरन हो गया, ये सब में हाई रेजिस्टेंस वायर का इस्तेमाल होता है बिकॉज इट प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट। तो इनमें से आपको बताना है PQRS में किसका रेजिस्टेंस हाई है। हमको पता है कि जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वोल्टेज और करंट का ग्राफ, जब हम प्लॉट करते हैं इस तरीके से, तो ग्राफ का जो स्लोप होता है, ग्राफ का स्लोप वो क्या होता है? चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x, मतलब डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। यहाँ पर y की जगह v दे रखा है और x की जगह I दे रखा है। हमको पता है कि v अपॉन I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ रेजिस्टेंस के बराबर होता है। मतलब vi का जो ग्राफ होता है उसका स्लोप रेजिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक, तो इस ग्राफ से हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा, हाई होगा, उसका रेजिस्टेंस भी हाई होगा। और देख करके आप बता सकते हैं कि जो P वाला है उसका स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा एंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग टोस्टर। ठीक, और आसानी से देखकर कैसे बताया जा सकता है कि देखिए स्लोप का मतलब होता है ढलान, ठीक है, इंक्लिनेशन। तो एस को देखिए, एस की ढलान उतनी ज्यादा नहीं है, आर की थोड़ा एस से ज्यादा है, पी की ढलान जो है वो सबसे ज्यादा है। कोई भी चीज रखेंगे तो टाक से नीचे आ जाएगी, नहीं, इंक्लिनेशन उसका ज्यादा है, इसका मतलब उसका स्लोप ज्यादा है। तो स्लोप जिसका ज्यादा वी ग्राफ में, उतना ही ज्यादा उसका रेजिस्टेंस। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बताता है कि अकॉर्डिंग टू ओल्ड कन्वेंशन ऑफ द कलर ऑफ अर्थ वायर क्या होता था। अच्छा, जो अर्थ वायर कलर ग्रीन होता था, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, बुक में पढ़िएगा, एवरीथिंग इज गिवन ओल्ड एंड न्यू। Lenz's law is based on the law of conservation of energy. ठीक है, these are the theory, तो मैंने आंसर डायरेक्टली लिखा। ओके, heat capacity of a body is, okay, heat capacity of a body। देखिए बच्चों, एक होता है फॉर्मूला हीट का विच इज इक्वल्स टू mc डेल्टा टी, जिसमें c जो होता है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिनोट करता है। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, मतलब मास पे डिपेंड नहीं करता है क्योंकि मास उसमें फिक्स्ड होता है। लेकिन अगर मैं इसी फॉर्मूले में m इंटू सी की जगह पर कैपिटल C पुट कर दूं तो ये हो जाता है हीट कैपेसिटी विच इज डिपेंडेंट अपॉन द मास। ठीक है, मास पे डिपेंड करता है क्योंकि इसमें मास है नहीं, तो मास की वैल्यू चेंज करोगे तो C पर अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो सकता है? फर्स्ट, द एनर्जी नीडेड टू मेल्ट द बॉडी विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, द एनर्जी नीडेड टू, यस, हमेशा टेम्परेचर राइज करने में हीट कैपेसिटी यूज करते हैं, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। वॉल्यूम का रोल नहीं, इंटरनल एनर्जी ऑफ नो कंसर्न हियर। तो बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आ जाइए बच्चों, नेक्स्ट है आपका द अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट अ गिवन मास of a substance at its melting point without the rise in temperature is, ये definition है। अगर आप देखेंगे, this is the definition of latent heat of fusion, जहां पर word fusion है। ठीक है, fusion का मतलब क्या हुआ कि it is related to melting of ice। ठीक है, this is the melting of ice, when ice is converted to water तो हम इसको fusion कहते हैं। ठीक है, तो कितनी हीट एनर्जी चाहिए उसका फॉर्मूला है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसको बुलाता है। डेफिनेशन आपके उसमें दे रखी है एंड फॉर्मूला देखिए, यहाँ मैंने मेंशन भी किया है, Q इज इक्वल्स टू M इंटू L। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा बनता है? यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन दे रखा है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। दो केसेस होते हैं रिफ्रैक्शन में, व्हेन द लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट मूव towards the normal and vice versa, मतलब when it travels from denser to rarer medium then it bends away from the normal। तो which option is correct? away from the normal में अगर मैं away from the normal, यहाँ तो एक भी ऑप्शन नहीं होता है। अगर लाइट सपोज करिए आपकी away from the normal चली जाती है तो
कुछ इस तरीके से जाएगी, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। नहीं तो सी वाला भी सही नहीं है। इट्स स्पीड इंक्रीजेस, तो ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। ऑब्वियसली जब लाइट डेंसर टू रेयर जाएगी तो उसकी स्पीड जो है वो ज्यादा हो जाएगी। नहीं तो बी ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट पर मूव करिए बच्चों। नेक्स्ट आपको बता रहा है एन एंडोस्कोप यूजेस ऑप्टिकल फाइबर टू ट्रांसमिट हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स विदाउट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके ओके ओके, यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर की ये बात कर रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं टेक्नोलॉजी। ऑप्टिकल फाइबर के बहुत थिन वायर्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा कैरी करते हैं। दे कैन ट्रेवल ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एंड अ वेरी थिन वायर। एक सिंगल हमारे बालों की थिकनेस अगर ले लें, सिंगल वायर थिकनेस ऑफ अ वायर, तो आप इमेजिन करिए उसके बराबर, उससे भी बल्कि कम ऑप्टिकल फाइबर की थिकनेस होती है, और वो कॉपर वायर से 10 मोर और वो कॉपर वायर से बहुत ज्यादा डेटा ट्रांसमिट करता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर कुछ इस तरीके से होता है। अंदर का जो मटेरियल होता है, जिस ग्लास मटेरियल को बना होता है, दैट इज कोर, हम उसको बोलते हैं। बाहर का जो मटेरियल होता है उसको हम क्लैडिंग बोलते हैं। ये जो कोर और क्लैडिंग होता है, जिस तरह टू मटेरियल्स ऑफ ग्लास, कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमेशा ज्यादा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा लो होता है। और उसका रीजन ये है कि जब भी लाइट इस तरीके से या डेटा इस तरीके से ट्रांसमिट होता है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट ट्रांसफर होता है, तो नाउ द लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, तो उस कंडीशन में इट इज सो डिजाइन कि लाइट आपकी बाहर एस्केप नहीं होती है, बल्कि उसी के अंदर टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब ये कौन सा फिनोमिनन फॉलो करता है? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू द रेयर मीडियम। इसीलिए कोर का मीडियम ज्यादा डेंस बनाया है, क्लैडिंग का मीडियम बहुत रेयर बनाया है। And it is so designed that light should not escape, there is no loss of energy, and it is totally internally reflected. And this is how the data is transmitted. It is used in communication, it is used in medical purposes, and so on. तो यहाँ पर देखिए अगर आप, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट बच्चों आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। नेम द प्रिंसिपल ऑन विच लीवर वर्क्स। लीवर भी आपका प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पर वर्क करता है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट आपने पढ़ रखा है कि अगर मान लीजिए ये हमारा पिवटेड पॉइंट है, ये एक स्केल है, यहाँ पर कोई वेट सस्पेंडेड है दोनों तरफ, तो जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स को बैलेंस करता है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट एंड लीवर ऑल्सो वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल। Which radiations are emitted during the decay of a nucleus have highest penetrating power? That is a gamma ray. Gamma ray का penetrating power बहुत ज़्यादा होता है used in medical purposes, which can destroy the harmful cells of a body. It is used in various purposes. तो gamma radiation आपका ज़्यादा penetrating power रखता है। Yes. Does the emission of the above mentioned radiation result in the change in mass number? No, no. मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता है, उससे कोई अफेक्ट नहीं होता। दिस इज अ थ्योरेटिकल टॉपिक, इसको पढ़िएगा एक बार। सेकंड पर आते हैं। एक मीटर रॉड दे रखा है, एक तरफ कॉपर एक तरफ स्टील है, और वेट ऑफ कॉपर एंड स्टील, कॉपर का वेट 10 न्यूटन है और स्टील का वेट 8 न्यूटन है। आपको बोला गया है ऑन विच पार्ट डज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई। ऑप्शन भी दे रखा है 0 to 50 और 50 to 100। तो ये मैं डायग्राम बना रखा है। इसका आंसर जो है वो बच्चों 0 to 50 है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो डिपेंड करता है कि बॉडी का वेट क्या है, डिपेंड अपॉन द वेट ऑफ द बॉडी, मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा उस तरफ शिफ्ट होता है जिसका वेट ज्यादा हो, जिधर का वेट ज्यादा हो, जहाँ पर मास ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जहाँ मास ज्यादा इकट्ठा हो। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरे में इक्वल मास होगा, हर तरफ बराबर होगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पॉइंट होता है। बट अगर किसी तरफ मास ज्यादा कर दिया जाए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा हायर एंड की तरफ, ज्यादा मास की तरफ शिफ्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो कॉपर
है उसका वेट 10 न्यूटन है, स्टील का 8 न्यूटन है, जिसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी हायर की तरफ शिफ्ट होगा, हायर वेट की तरफ, तो वो 0 से 50 के बीच में कहीं लाई करेगा। ठीक है, जैसे ये पेन है मेरे हाथ में, ठीक, अगर मैं इस पेन को बैलेंस करना चाहूँ तो बिल्कुल सेंटर बैलेंस हो जाएगा, बट अगर मैं यहाँ पर कुछ लटका दूँ तो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, उस तरफ चला जाएगा, तब जाकर स्केल बैलेंस्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जस्टिफाई योर आंसर। तो वो मैंने आपको ऑलरेडी आंसर दिया कैसा क्यों होता है। अ लीवर इज शोन बिलो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लीवर। अच्छा, ये तो इजी टॉपिक है, इसको याद करने का तरीका FLE ऐसे करके याद कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहला ये क्लास 1 होता है, क्लास 2 होता है, ये क्लास 3 होता है। मतलब अगर फल्क्रम बीच में होगा बिटवीन एफर्ट एंड लोड तो क्लास 1 लीवर है, लोड बीच में है तो क्लास 2 है, एफर्ट बीच में तो क्लास 3। तो यहाँ देख सकते हैं एफर्ट बीच में है तो ये क्लास 3 लीवर है। ठीक है, आपको इससे मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करना है। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एफर्ट। एक और फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज का एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। यहाँ पर मुझे लगता है कि इसी को लगाना बेटर होगा। तो यहाँ पर देखिए एफर्ट आर्म क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन एफर्ट एंड फल्क्रम, उसको हम एफर्ट आर्म कहते हैं, एफर्ट आर्म। ठीक है, तो कितना दे रखा है 0.1 मीटर। लोड आर्म कितना होगा, ये लोड है और ये फल्क्रम है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोड आर्म कहते हैं। तो 0.1 और 0.4 मतलब 0.5 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मैकेनिकल एडवांटेज मिल जाएगा और सॉल्व करके हमारा आंसर आ रहा है 0.2। दिस इज अ मैकेनिकल, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इट्स जस्ट अ रेशियो, कैंसिल हो जाएंगे। Two bodies A and B have same kinetic energy. Compare the velocity if the mass is 4 times to the mass of B. जब भी कंपैरिजन की बात आए, रेशियो की बात आए, तो हमेशा दो क्वांटिटीज को लीजिए और उनको डिवाइड कर दीजिए। मतलब क्या है कि अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी, दोनों सेम काइनेटिक एनर्जी है तो दोनों को मैं K मानकर चल रही हूँ। काइनेटिक एनर्जी लिया तो जाएगा हाफ, मुझे वेलोसिटी कंपेयर करना है, इसका मतलब वेलोसिटी अलग अलग है। तो पहले की वेलोसिटी मैं VA ले लेती हूँ, और इफ द मास ऑफ A इज 4 टाइम्स द मास ऑफ B, अगर मैं मास ऑफ B को M मानूं तो मास ऑफ A उसका 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 4M हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन जो बनेगी मेरी वो काइनेटिक एनर्जी की ही बनेगी, दोनों सेम है इसलिए K और K लिया, वेलोसिटी कंपेयर करना है इसलिए मैंने VB² ले लिया और इसका मास M रख दूंगी मैं। अब आप कैंसिल करिए, जो भी कैंसिल हो रहा है, देखिए सब कैंसिल हो रहा है, और VA और VB के बीच का रिलेशन निकाल लीजिए। यहाँ पर देखिए VB² को उधर भेजिए, यहाँ पर है 4 टाइम्स ऑफ VA², दोनों तरफ अंडर रूट ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा VB अपॉन VA इज इक्वल्स टू 2:1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो जब भी इस तरीके से कंपैरिजन, रेशियो, कोई भी क्वेश्चन हो तो दोनों को डिवाइड कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस हाइट फ्रॉम द ग्राउंड फॉर अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। ओके, देखिए अगर कोई बॉडी है, ग्राउंड से हम उसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो कंटिन्यूअसली जब तक वो किसी मैक्सिमम हाइट पर ना पहुंच जाए, कंटिन्यूअसली उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती रहे। पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, हाइट पर। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यूअसली कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर अगर वो ग्राफ प्लॉट करना है तो जैसे जैसे हाइट हमारी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी हमारी इंक्रीज होगी, तो दिस इज अ लीनियर ग्राफ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Two copper wires A and B are of same thickness and are room temperature. If the length of A is twice the length of B, then compare the resistances. Okay. फिर से कंपैरिजन मतलब डिवाइड करना होगा, तो यहाँ RA अपॉन RB को मैं रख लूँ। फॉर्मूला होता है रो L अपॉन A। इन्होंने कहा है कि लेंथ ऑफ A इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ B, मतलब मैं अगर लेंथ ऑफ B को L मानूं तो A की जो लेंथ है वो 2L हो जाएगी। ठीक, एरिया सेम है क्योंकि थिकनेस सेम है। यहाँ पर 2 कॉपर वायर्स हैं, मतलब दोनों एक ही मटेरियल के बने हैं तो रो भी सेम होगा, और यहाँ पर लेंथ हमारी L हो जाएगी। ठीक, देखते हैं ये कैंसिल, ये कैंसिल। RA अपॉन RB की वैल्यू बच्चों कितनी मिलेगी, यहाँ पर खाली 2 बचा है एंड इट इज 1।
सो आर ए अपॉन आर बी की वैल्यू 2:1 है। ठीक, नेक्स्ट आइए, नेम द वेव्स यूज्ड फॉर इको डेप्थ साउंडिंग। तो इको डेप्थ के लिए हम अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करते हैं बिकॉज कैन ट्रैवल थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ पर रीजन में देखा कि ट्रैवल थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस और साउंड वेव की ही अप्रोक्सीमेटली स्पीड के साथ वो ट्रैवल कर सकता है। चलिए मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि ये डायग्राम है आपका, ठीक है, और इस डायग्राम में आपको लेंस दे रखा है कॉन्वेक्स, और उस लेंस में दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, μ1 और μ2, और कोई ऑब्जेक्ट जो रे है आपका वो कहीं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रहा है, मतलब इस तरीके से कहीं रे आ रहा होगा। आपको पूछा गया है कि हाउ मेनी इमेजेस विल बी सीन, कितनी इमेजेस बनेंगी। ओके, क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वॉल्व हो गया है तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर से आता है, मतलब पैरेलल रेज आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो हमेशा फोकस पर जाकर के मीट होती हैं, पर्टिकुलरली पॉइंट फोकस पर जाकर मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, तो हो सकता है कि शायद इनका फोकस भी अलग अलग जगह पर बने, अलग अलग पॉइंट्स पर बने। तो देखते हैं हम लोग, मान लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फोकल लेंथ का देखते हैं क्या रिलेशन है। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज एक रिलेशन है, आपके फिलहाल कोर्स में नहीं है, हायर क्लास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, बट ध्यान रखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फोकल लेंथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। ठीक, अगर मान लीजिए कि हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि μ1 μ2 से बड़ा है सपोज, तो हमारा जो फोकल लेंथ आएगा फर्स्ट वाले से वो छोटा आएगा f2 के मुकाबले। मतलब क्या है कि हमारी जो रे μ1 से पास होगी वो यहाँ पर कहीं बन जाएगी, ठीक, जिसमें मेरा जो फोकल लेंथ आया है f1 वो कम आएगा। फिर मैं जो दूसरी वाली रे μ2 से पास हो रही है उसको मैं अगर देखूं तो उसका फोकल लेंथ ज्यादा आएगा, मतलब ये जो रे है वो जिस पॉइंट पर मिलेगी उसका फोकल लेंथ जो होगा वो ज्यादा होगा। तो इस तरीके का डायग्राम हम बना सकते हैं। सेकंड वाले केस में आप दो कंडीशन में लेकर, क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं किया कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो ये ले लेते हैं जस्ट उल्टा। तो उस कंडीशन में अगर हम सेम डायग्राम को बनाएंगे तो जो भी रे μ1 से पास होगी, क्योंकि फोकल लेंथ, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो इसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा, मतलब ये कहीं दूर जाकर के बनेगी। ठीक है, और जो दूसरी रे μ2 से पास होगी वो आपकी कहीं पास में बनेगी, यहाँ पर कहीं बनेगी जिसका फोकल लेंथ कम होगा। ठीक, आई होप ये आपको डायग्राम क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है कि a glass lens is always forms a virtual reductive diminished image. Identify the lens. तो जो वर्चुअल इमेज बनाता है वो कॉन्वेक्स भी बनाता है और कॉन्केव भी बनाता है, पर कॉन्वेक्स जो इमेज बनाता है वो हमेशा जिस साइड पर ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड पर बनाता है, एंड इट इज नॉट डिमिनिश्ड, इट इज एनलार्ज्ड। कॉन्केव जो आपकी इमेज बनाता है वो हमेशा वर्चुअल ऑपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनाता है और वो हमेशा डिमिनिश्ड होती है। सो दिस इज अ कॉन्केव लेंस। ओके, फिर नेक्स्ट में है आपका, ये मैंने सोल्यूशन कर रखा है यहाँ पर। इट इज ऑब्जर्व दैट द हाउस सर्किट्स आर इन पैरेलल गिव टू एडवांटेजेस। तो आप सीरीज और पैरेलल आपके सेलिना बुक में बहुत ही अच्छे से मेंशन है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दो एडवांटेजेस दे रखे हैं, दे हैव सेपरेट स्विच, एक ऑफ हो जाए तो बाकी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और हर एक को इंडिविजुअली उतना वोल्टेज मिलता है जो हमारे घर पे आता है, दैट इज 230 वोल्ट टू दैट इज 220 वोल्ट। थर्ड पार्ट पे आइए, a transformer is used to change a high alternating EMF to a low alternating EMF of the same frequency. अच्छा देखिए, आपको ट्रांसफॉर्मर आइडेंटिफाई करना है। ट्रांसफॉर्मर में दो पार्ट्स से ट्रांसफॉर्मर बनता है। एक होता है जहां पर हम सप्लाई देते हैं, ठीक है, वो होता है आपका प्राइमरी सेक्शन, और ये जो कॉइल टाइप के तार देख रहे हैं उसको प्राइमरी वाइंडिंग, जिसको हम NP से डिनोट करते हैं। दूसरी तरफ होता है NS, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी। ठीक, यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं।
ये जो वाइंडिंग दिख रही है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। अब होता क्या है, तो अगर हमारा आउटपुट ज्यादा आ रहा होता है इनपुट के मुकाबले, इसको किया कैसे जाता है, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दें, मतलब अगर हमें आउटपुट चाहिए तो उधर ही की तरफ का नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, मतलब टर्न्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग को इंक्रीज कर दें एज कम्पेयर टू प्राइमरी वाइंडिंग, तो हमारा आउटपुट ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू इनपुट। इसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि ये हमारे आउटपुट को बढ़ा रहा है इनपुट के मुकाबले। वैसे ही अगर हम सेकेंडरी वाइंडिंग को कम कर दें तो हमारा आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा इनपुट के मुकाबले, तो उसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक, तो वो डाउन कर रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हाई ईएमएफ इज कन्वर्टेड टू लो ईएमएफ, तो ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर हुआ, आपका डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, डाउन कर रहा है। टर्न्स रेशियो ऑफ द अबव इज इक्वल्स टू 1 और लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। अबव ट्रांसफॉर्मर मतलब कि अगर हम डाउन ट्रांसफॉर्मर की बात करें, डाउन मतलब कि हमारा आउटपुट कम है, तो NS भी हमारा कम होगा NP के मुकाबले। हमारा जो टर्न रेशियो होता है इसका फॉर्मूला होता है NS/NP, तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर ज्यादा है और न्यूमरेटर कम है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट। आपको हीट कैपेसिटी निकालना है। आपको दे रखा है कि a solid of mass 60 ग्राम at 100 डिग्री सेल्सियस is placed in 150 ग्राम of water as 20, और जो टेम्परेचर अटेन हुआ वो 25 डिग्री सेल्सियस हुआ। अच्छा, अब आप देखिए इसको ध्यान से कि हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड हमको निकालना है। अब एक चीज बच्चों ध्यान दीजिए कि अगर ये वैसी कहानी है जैसे हम घर में ठंडे पानी में गर्म पानी मिलाएं तो वो गुनगुना पानी बन जाता है, बिल्कुल वही हो रहा है। यहाँ पर 150 ग्राम 20 डिग्री सेल्सियस में ठंडा पानी रखा हुआ है। हमने क्या किया, उबलता हुआ पानी 100 डिग्री सेल्सियस का पानी उठाकर इसमें मिक्स कर दिया। तो क्या होगा, ये ना पानी ठंडा रहेगा ना गर्म रहेगा, ये एक मीडियम टेम्परेचर गुनगुना हो जाएगा। तो इन्होंने कहा जो टेम्परेचर एक्वायर करेगा वो होगा 25 डिग्री सेल्सियस। अब एक रूल होता है कि जितनी हीट गेन होती है उतनी हीट वो लूज करता है, जितनी हीट लॉस्ट होती है उतनी हीट सामने वाला गेन करता है। तो ये बताइए कि 25 डिग्री पर आने के लिए किसने हीट गेन की होगी, मतलब ठंडे पानी ने 25 डिग्री पर आने के लिए हीट गेन की होगी कि हीट लूज की होगी, या 100 डिग्री का जो उबलता पानी है उसने 25 डिग्री पर आने पर गेन या लूज किया होगा। अब देखिए आप, अगर 100 डिग्री का पानी ठंडे पानी में घोलती 25 पर आ गया तो मतलब उसने हीट लॉस की है नहीं। तो हीट लॉस में क्या आ जाएगा, फॉर्मूला होता है MC डेल्टा टी। M कितना दे रखा है, पानी का 60 ग्राम, C की वैल्यू हमको निकालनी है सॉलिड की, और डेल्टा टी माने चेंज इन टेम्परेचर, पहले 100 था फिर 25 हो गया। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी MC डेल्टा टी लगेगा, लेकिन अब इसका कौन हीट गेन करेगा, 150 ग्राम। C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर आपको दे रखा है, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 25 माइनस 20, टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पूरी कैलकुलेशन मैंने कर रखी है। यहाँ पर ये हमने यहाँ से C की वैल्यू हमें निकालनी है। ये जो C की वैल्यू है इसको बोलते हैं बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि ये MC डेल्टा टी के फॉर्मूले में M भी उसमें इंक्लूडेड है। आपको निकालना है खाली हीट कैपेसिटी, तो उस कंडीशन में मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर 60 इंटू C को हटाकर मैंने खाली एक कैपिटल C लगा दिया है, दिस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। यही हमको निकाल, ध्यान रखिएगा एग्जाम में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा तो MC डेल्टा टी में C को निकालना होगा, हीट कैपेसिटी में इन दोनों की जगह कैपिटल C लगा दीजिएगा, तो इसको हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। What is a nuclear waste? State one method is disposed safely. It is there in your book. Theoretical topic है, इसको एक बार देखिएगा। चलिए हम लोग सेक्शन बी की तरफ मूव करते हैं। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। द डायग्राम बिलो शोज अ फिश इन द टैंक। दो इमेजेस फिश की दे रखी हैं, आपको फिनोमिनन पूछा है, तो ऑब्वियस बात है रीफ एक्शन हो रहा है।
सेकंड पर आइए, कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे थ्रू द ग्लास प्रिज्म। क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास दे रखा है 42 डिग्री। क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास आपको 42 डिग्री देख रखा है, आपको बताना है कि कैसे क्या आगे इमर्ज होगा। ओके, देखिए अगर रे सरफेस पर परपेंडिकुलरली पड़ती है तो बिल्कुल सीधा ऐसे पास ऑन हो जाती है। हर एक पॉइंट पर आपको नॉर्मल खींचना है और वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। तो अगर ट्राइंगल को देखें तो ये 90 है, ये 45, तो ये एंगल 45 डिग्री होगा। अब हमें चेक करना होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा आ रहा है तो यहाँ पर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट आपकी ग्लास के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है। मतलब सरफेस को 90 डिग्री पर ये स्ट्राइक करेगी तो बिल्कुल सीधा अनडिविएटेड निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर म्यू W की वैल्यू आपको दे रखी है 1.33 और आपको बोला है कि व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज बाय 40 डिग्री सेल्सियस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस। क्या रेंज होगा, मतलब घट जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की घट जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बढ़ जाएगा। अब देखिए बच्चों कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे तो मीडियम रेयर हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। नहीं, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमारी घट जाएगी अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज किया है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो जाना चाहिए, इसकी वैल्यू लेस देन 1.33 हो जाएगी। नेक्स्ट पर आइए, स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मैंने यहाँ डिफरेंस आपको क्लियरली लिख रखे हैं। रिफ्लेक्शन में हल्की फुल्की लाइट आपकी लॉस भी होती है, पार्शियल रिफ्रैक्शन भी होता है, बट PIR में 100% लाइट रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि पूरी लाइट आपकी रिफ्लेक्ट नहीं होती है, इसलिए इमेज बहुत ब्राइट नहीं बनती है, इमेज बहुत ब्राइट बनती है। नेक्स्ट देखिए, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें पॉइंट O पर इमेज है और रिफ्रैक्शन के बाद पॉइंट O पर ऑब्जेक्ट है और पॉइंट I पर इमेज बन रही है। नेम एंड डिफाइन द फिनोमेनन रिस्पांसिबल फॉर सीइंग। अगर ऐसी इमेज बनती है जहां लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही हो, बेंड हो रही हो, तो वहां पर बेसिकली क्या होता है, रिफ्रैक्शन। और ये स्लैब है तो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब हो रहा है। स्टेट द इफेक्ट ऑफ x क्या है इसमें, अच्छा, द डिस्टेंस बिटवीन O एंड I, ये डिस्टेंस x दे रखा है और आपको बोला है कि स्टेट द इफेक्ट ऑन x व्हेन y इंक्रीजेस। अगर मैं y को बढ़ाऊं, y मतलब थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, अगर थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब बढ़ेगा तो रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, मतलब डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, और दूसरे में वाइस वर्सा, ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करिए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट जो है आपका 24 सेंटीमीटर पर रखा है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, मतलब रियल, इन्वर्टेड, कैसी इमेज है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस, मतलब आपको v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखिए बच्चों, आपको u गिवन है, u कितना गिवन है, 24। अब क्योंकि लेंस के आपका लेफ्ट हैंड साइड पर है तो इट इज -24 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हमेशा पॉजिटिव होता है तो ये +8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, फोकल लेंथ आपका +8 सेंटीमीटर इस साइड पर होता है। फोकल लेंथ जहां पर इमेज बनती है ना, वो आपका इस साइड पर बनती है। तो v निकालना है, u गिवन है, f आपको गिवन है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला लगाइए, उसमें सब्स्टिट्यूट करिए। देखिए मैंने यहाँ सॉल्व कर रखा है और यहाँ से v की वैल्यू +12 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगर v की वैल्यू प्लस होती है तो कैसी इमेज होती है आपकी, इसका मतलब इमेज आपकी लेंस के अदर साइड पर बनेगी, राइट हैंड साइड पर बनेगी, मतलब आपकी इमेज जो है वो रियल होगी। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। नेक्स्ट आइए, when sunlight passes through water droplets in the atmosphere, it gets dispersed into its constituent colors, forming a rainbow. A similar phenomenon is observed when light passes through a prism. Yes, which color will show the maximum deviation and which color will show the minimum angle of deviation? अब देखिए बच्चों, इसको समझने के लिए वेव ग्योर पर थोड़ा सा आइए। वेव ग्योर में वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है और रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। ठीक है,
हमको पता है कि वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा और रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। अब अगर एंगल ऑफ डेविएशन के फैक्टर्स निकालिए तो उसमें था कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसका एंगल ऑफ डेविएशन भी ज्यादा होता है। इसका मतलब एंगल ऑफ डेविएशन वायलेट कलर का ज्यादा होगा और रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा। तो आगे आप देख लीजिए, मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन वायलेट कलर का होता है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन रेड कलर का होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा कि विबग्योर में हम कैसे सॉल्व करते हैं। If instead of sunlight a green colored light passes, what will color of the emergent ray? भाई प्रिज्म जो है वो कलर नहीं चेंज करता है, तो जो लाइट पास होगी वही सेम लाइट आपको मिलेगी, मतलब ग्रीन लाइट ही मिलने वाली है। मिक्सचर ऑफ रेड ब्लू और ग्रीन रे passes through a convex lens, मतलब ये आपका convex lens है। State whether the ray passes through a single point or through different points on the principal axis, मतलब ये जो रे आगे पास होगी वो किस किस पॉइंट से पास होगी और सेम होगा कि अलग अलग होगा। तो बच्चों अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया विबग्योर के बारे में। विबग्योर में वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फोकल लेंथ आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो वायलेट कलर का फोकल लेंथ कम होगा और रेड कलर का फोकल लेंथ ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं देखूं तो जो रेड कलर की लाइट है, ठीक है, उसका फोकल लेंथ सबसे ज्यादा है, तो रेड कलर की लाइट आपकी सबसे ज्यादा दूर पर मिलेगी, उसका फोकल लेंथ काफी दूर बनेगा। ठीक, ऐसे ही अगर मैं देखूं ब्लू कलर की लाइट, तो ब्लू कलर की लाइट क्योंकि वायलेट के बाद आती है, इसका मतलब वायलेट के मुकाबले इसका फोकल लेंथ थोड़ा ज्यादा होगा बट रेड से कम होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर आपको ब्लू कलर मिल जाता है। फिर आते हैं, अच्छा ग्रीन कलर, हमारा एक कलर छूट गया है, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर देखिए, ग्रीन कलर ब्लू से भी पहले है, तो इसका मतलब ग्रीन कलर का फोकल लेंथ ब्लू से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आपको ग्रीन कलर की लाइट मिल जाएगी और सबसे पीछे आपको ब्लू कलर की लाइट मिलेगी क्योंकि उसका फोकल लेंथ इन तीनों के मुकाबले सबसे कम होगा। तो ये ऑर्डर याद रखिएगा, जैसे जैसे हम वायलेट से रेड की तरफ मूव करते हैं हमारा फोकल लेंथ इंक्रीज होता रहता है। नेम द इनविजिबल रेडिएशंस व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग क्वार्ट्ज प्रिज्म, स्टेट वन यूज ऑफ इट। ओके, क्वार्ट्ज प्रिज्म में जो यूज होता है दैट इज अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, और इसका एक यूज आप अपनी बुक में भी रेफर कर सकते हैं, अच्छी थ्योरी, कई सारे यूजेस, जैसे माइक्रोवेव्स में यूज होता है। नेम एनी वन रेडिएशन हैविंग, ये जो इनविजिबल रेडिएशन होती है ये देखिए अल्ट्रावायलेट रे होती है। सी पार्ट पे आइए, नेम वन रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ लॉन्गर देन द वेवलेंथ ऑफ दिस रेडिएशन। माइक्रोवेव से तो बहुत सारी होती है, वैसे आप चूज कर सकते हैं, जैसे माइक्रोवेव मैंने लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट ओ दे रखा है, ठीक है, और इन्होंने कहा है कि सुमित और सचिन के बैग जो है वो एक का बैग पॉइंट पी पर सस्पेंडेड है। पॉइंट पी पर किसका बैग सस्पेंडेड है? सचिन का। सचिन का बैग इन्होंने पॉइंट पी पर लटका रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो क्यू पर इन्होंने जो बैग लटका रखा है वो आर से पास हो रहा है और वो है आपका सुमित का बैग, ठीक है। पॉइंट ओ जो है वो एक व्हील का सेंटर पॉइंट है, मतलब ये फिक्स पॉइंट है, ठीक। इन्होंने कहा है कि किसका बैग भारी है ये आपको बताना है। तो बच्चों मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पिवटेड पॉइंट और जहां फोर्स लटकाते हैं उसके बीच का डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो पॉइंट ओ क्या है? पिवटेड पॉइंट। सचिन का बैग पॉइंट पी पर लटका हुआ है, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं r1 ले लेती हूँ और सचिन के बैग को मैं w1 से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। सेम ऐसे ही ये जो सुमित के बैग को मैंने w2 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए बच्चों, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग w1 r1 ये पहले का मोमेंट ऑफ फोर्स है, सचिन के बैग की वजह से क्रिएट होगा। दूसरे का मोमेंट ऑफ फोर्स w2 इंटू r2 हो जाएगा, ठीक। अब आप क्या करिए कि आप रेशियो ले लीजिए w1 अपॉन w2 इज इक्वल टू r2 अपॉन r1। देखकर पता चल रहा है कि r1 जो है वो बड़ा है, r2 जो है छोटा है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वैल्यू लेस देन 1 होती है।
तो अगर W1/W2 लेस देन 1 है, इसका मतलब W2 जो है आपका वो बड़ा होगा W1 से। इसका मतलब क्या हुआ कि सुमित का बैग ज्यादा भारी है एज कंपेयर टू सचिन बैग। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए पूरा कंप्लीट सोल्यूशन मैंने दे रखा है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर दे सकते हैं। Based on the principle of movement, write a mathematical relation that can be used to determine the weight of Sachin's bag given that the weight of Sumit's bag is 18 kg है। तो ऊपर हमने रिलेशन ऑलरेडी निकाल ही चुका है इस तरीके से। अगर हमको सुमित के बैग का वजन 18 kg मिल जाएगा तो हम सचिन के बैग का वजन भी इस तरीके से इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमें ब्लॉक और टैकल दिया है। कॉपी एंड कंप्लीट द लेवल डायग्राम showing the correct connection of the tackle, the direction of the force involved to obtain the maximum velocity ratio with the convenient direction। ठीक है, देखिए ये इस तरीके से डायग्राम बनेगा। आपको ब्लॉक एंड टैकल याद होगा कि अगर मैं एक रस्सी से यहाँ पे शुरू करती हूँ तो इस तरीके से घुमाकर फिर दूसरी रस्सी पर लाकर हमको एंड रोकना होता है। यहाँ पर मैंने एफर्ट लगा दिया तो उल्टे डायरेक्शन में टेंशन लगेगा, नीचे लोड है तो यहाँ पर हर रस्सी में लोड के उल्टे डायरेक्शन में टेंशन लगेगा। तो ये डायग्राम कंप्लीट करना है। आपको बोला गया है कि मैकेनिकल कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज इफ द एफिशिएंसी इज 80%। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। अगर एफिशिएंसी 80% है तो यहाँ पर एफिशिएंसी की जगह 80/100 पुट कर दीजिए। हमें वेलोसिटी रेशियो देखिए बच्चों डिपेंड करता है नंबर ऑफ पुलीज इन ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। तो हमारी डायग्राम में देखिए 3 पुली है, इसका मतलब वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू 3 हो जाएगी। इसके थ्रू मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट में दे रखा है द डायग्राम बिलो शोज अ सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम का मास दे रखा है। इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द मेन पोजीशन A टू द एक्सट्रीम पोजीशन B। द पोटेंशियल एनर्जी एट द पोजीशन A इज 0। एट द पोजीशन B the pendulum is raised by 5 meter. What is the potential energy of the pendulum at the position B? B पर मैक्सिमम हाइट उसने अटेन की है तो उसका फॉर्मूला mgh हो जाएगा। मास आपको दे रखा है 200 ग्राम है तो यहाँ पर 200 ग्राम को 1000 में कन्वर्ट कर लीजिए, 1000 से डिवाइड करके केजी में कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ पर g की वैल्यू 10 पुट कर दीजिए। हाइट आपको 5 मीटर गिवन है। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी निकल आया। व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट C? अच्छा, अगर याद हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो वहां पर हमने पढ़ रखा है कि टोटल एनर्जी हर पॉइंट पर कांस्टेंट होती है। तो अगर मैं पॉइंट B की बात करूं तो पॉइंट B के पास कौन सी एनर्जी है? पॉइंट B के बाद मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है जिसकी वैल्यू हम यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं और हमारा आंसर आ रहा है 10 जूल। कितना आ रहा है आंसर? 10 जूल। B पर काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल 0 है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी पॉइंट B पर कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी मतलब 10 को हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो C पर आपको टोटल मैकेनिकल एनर्जी पूछा है तो दैट विल बी इक्वल टू 10 जूल। What is the speed of the ball at the position B released from B? अच्छा, जब B से बॉल को रिलीज किया जाएगा तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल, वही आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो हाफ mv²। मास की वैल्यू हमको पता है 200 ग्राम, उसको आप 1000 से डिवाइड करके सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए खाली वेलोसिटी अननोन है तो सॉल्व करके 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए बच्चों। A person standing in front of a cliff fires a gun and hears its echo after 3 seconds. If the speed of sound given है, you have to calculate the distance of the person from the cliff. तो अगर कोई आदमी यहाँ खड़ा है और ये क्लिफ है आपका, ठीक है, उसको इको सुनाई दिया 3 सेकंड में। इको मतलब कि एक ऐसे गई होगी और टकरा करके वापस आई होगी। ठीक है, आपको निकालना है कि डिस्टेंस क्या होगा। जब भी हम इको के केस में बात करते हैं तो 2 टाइम्स लिया जाता है, मतलब एक बार आवाज का जाना d हो गया, दूसरी बार आवाज का वापस आना d हो गया। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2d डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड इनटू टाइम। हमें d की वैल्यू चाहिए, हमको एक ही तरफ का रास्ता चाहिए, पर्सन फ्रॉम द क्लिफ, पूरा टोटल डिस्टेंस नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने सॉल्व किया है। s की वैल्यू आपको 336 गिवन है, टाइम 3 सेकंड गिवन है, d की वैल्यू 504 आ रही है। थर्ड 1.5 सेकंड लेटर देन द फर्स्ट। अच्छा ये बताइए, अगर ये क्लिफ है और कोई आदमी यहाँ खड़ा है
आपको बोला क्या कि वो थोड़ा डिस्टेंस मूव किया, हमें तो नहीं पता कि वो आगे जाएगा कि वो पीछे जाएगा, लेकिन टाइम को देखकर बता सकते हैं कि उसको ई को सुनाई दिया 1.5 सेकंड लेटर, थोड़ी देर बाद। मतलब अगर 3 सेकंड में फर्स्ट ई को सुनाई दिया तो अगला 4.5 सेकंड में सुनाई दिया। इसका मतलब है कि वो क्लिप से दूर गया होगा, पास तो नहीं गया होगा ना, वरना उसको और जल्दी सुनाई देता। तो इसका मतलब है अब उसकी नई पोजीशन जो है वो, अगर पहले वाली को x मानूं तो मैं नई वाली को y मानूंगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों कि आपको क्या बोलेंगे, कैलकुलेट द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पर्सन, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। तो आसान क्वेश्चन है, इसको देखिए, यहाँ पर अगर मैं इस डिस्टेंस को x ले लूं तो ये डिस्टेंस हमको ऑलरेडी मैंने फर्स्ट पार्ट में निकाला हुआ है 504 और मुझे समय लगा 3 सेकेंड। यहाँ पर अगर मैं खड़ी हूँ नई पोजीशन में तो मुझे समय लगा 4.5 सेकेंड। ठीक, तो देख लीजिए फॉर्मूला होता है 2d इक्वल्स टू s इंटू टी। ठीक, अगर मैं दोनों डिस्टेंस को निकालूं, मतलब दोनों पार्ट को कंपेयर करूं, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर मैं नई वाली पोजीशन को देखूं वो कितना है, अगर इसको मैं x मानूं, ये 504 है, तो टोटल डिस्टेंस x प्लस 504 हो जाएगा, x प्लस 504 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ईगो की बात हो रही है इसलिए ये 2d हो जाएगा, इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमको ऑलरेडी दे रखा है, टाइम 1.5 सेकेंड लेटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 4.5 सेकेंड आपका टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा। ठीक, इसमें बस एक ही चीज अननोन है, दैट इज x। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू 252 मीटर हमने कैलकुलेट किया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके साउंड का, बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि वो आगे गया वो पीछे गया, तो इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए, अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस x emits an alpha particle followed by 2 beta particles to form nucleus y। अब एक न्यूक्लियस x है, x कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, हमें पता नहीं है, तो मैं उसका मास नंबर a और एटॉमिक नंबर z एज्यूम करूंगी। उसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकला और 2 बीटा पार्टिकल निकले। अब देखो बच्चों, पहले अल्फा पार्टिकल निकाली, एक एक करके एमिशन होता है हमेशा, तो 4 और 2 ये अल्फा पार्टिकल कॉन्फ़िगरेशन है। तो नया एलिमेंट जो आपको होगा, मान लीजिए x डैश, तो देखो मास नंबर में पहले a था, उसमें से 4 निकल गया तो कितना हो गया a-4। ठीक है, एटॉमिक नंबर z था, उसमें से 2 निकल गया तो कितना हो गया z-2। अब इन्होंने कहा है कि इसमें से 2 बीटा पार्टिकल निकलेंगे तो y मिलेगा। तो फिर से अब बीटा पार्टिकल, अच्छा ध्यान रखना कि एक साथ मत करना, ठीक है, एक एक करके करना, एमिशन हमेशा 1 बाय 1 होता है। तो अगर x में पहले अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो एक नई इक्वेशन बनाइए, उसके बाद जो उसका प्रोडक्ट मिलेगा उसमें से बीटा पार्टिकल निकलेगा, 1 स्टेप, ठीक, एट अ टाइम। तो यहाँ से बीटा पार्टिकल कितने निकले, 2 बीटा पार्टिकल, तो मैं इसको 2 बीटा कर लेती हूँ और इसका 0 और -1 होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर y निकल रहा है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मास नंबर से। x डैश का मास नंबर a-4 है, लेकिन बीटा का मास नंबर 0 है, मतलब उसमें से कुछ भी नहीं निकल रहा है, तो वो a-4 ही रहने वाला है। ठीक, सेम ऐसे ही अगर मैं इसका एटॉमिक नंबर देखूं तो z-2 है, पर बीटा का एटॉमिक नंबर जो है वो -2 है। ठीक है, 2 तो बाहर है, -1 तो कितने हो गया, -2। तो z-2 में से, ठीक, -2 निकल गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो +2 हो जाएगा। ठीक, तो कैंसिल हो जाएगा तो जाएगा z। कुछ इस टाइप से है, देखिए समझिएगा कि ये x डैश है और ये है z-2। ठीक है, प्लस करके ऐसे करके लिख दीजिए तो मुझे ज्यादा क्लियर होगा, 0 -1 2। ठीक, अगर मुझे y को एज्यूम करना है, ये a-4 है, तो ये तो एज इट इज a-4 ही रहेगा। ठीक है, नीचे वाली कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो ये z-2 हो गया। ठीक है, और इसी के आगे 2 -1, ये मल्टीप्लाई होता है, 2 इंटू -1 मतलब हो गया -2, और ये क्या हो गया इसके साथ प्लस। ठीक है, क्योंकि ये एमिट हो रहा है, निकल रहा है बाहर, तो हम हमेशा माइनस करते हैं ना, हमने a-4 किया था, बट ये ऑलरेडी -2 है, तो माइनस माइनस मिल करके +2 हो जाएगा, इसी वजह से ये z देगा। आई होप ये क्लियर होगा, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि अगर कोई एलिमेंट निकलता है, कोई रेडिएशन, कोई पार्टिकल निकलता है किसी न्यूक्लियस से, तो उसमें से मास नंबर एटॉमिक नंबर में से सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, बैलेंसिंग करने के लिए सब्ट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी अगर माइनस में दे रखा है तो वो ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा।
व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ द एलिमेंट? अच्छा, कॉमन है, इसमें आपका मास नंबर तो अलग अलग है बट इनका एटॉमिक नंबर सेम है। इसका मतलब क्या हुई है? दीज आर आइसोटोप्स। चलिए अब हम सी पार्ट में मूव करते हैं। सी पार्ट में गिवन है इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ y is 80, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ x? ओके, अगर एटॉमिक नंबर ऑफ y 80 हमको गिवन है तो एटॉमिक नंबर ऑफ x भी 80 हो जाएगी, क्योंकि दोनों z है, ठीक है। इसमें क्या तो क्वेश्चन में गड़बड़ है या तो आपका आंसर में x की वैल्यू भी 80 हो जाएगी। अगर सपोज करिए यहाँ पर मास नंबर गिवन होता, मतलब हो सकता है मिसप्रिंट हो, मुझे ऐसे जहाँ तक लग रहा है। अगर आपके मन में कुछ अलग वो है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। अगर इसका मास नंबर 80 गिवन होता तो a-4 की वैल्यू हमको 80 गिवन होती, तो a की वैल्यू फिर 84 आ जाती, ये किसका मास नंबर बन जाता? दिस विल बी द मास नंबर ऑफ x हो जाता फिर ये, ठीक। बट एटॉमिक नंबर गिवन है तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रही है मुझे, ठीक है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है बॉय ट्यून्स अ रेडियो चैनल टू रेडियो स्टेशन, नेम एंड डिफाइन द साइंटिफिक वेव phenomenon involved in tuning the radio channel। जब भी हम ट्यूनिंग ऑफ द रेडियो चैनल होता है तो जो फिनोमिनन वर्ड होता है दैट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस का काम ही होता है कि एक इस टाइप से पीक होता है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर वो हमको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देता है। तो क्या है, जैसे अगर पर्टिकुलर 93.5 मेगाहर्ट्ज है, ये वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। जब आप उस पर ट्यून करोगे तो उसी पर्टिकुलर जगह पर आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब अच्छी आवाज सुनाई देगी, ठीक। उसके अगल बगल अगर हम बात करें तो हल्का फुल्का सिग्नल कैच होता है बट नॉट सो लाउड एंड सो क्लियर। बी बताइए, नेम द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड दैट इज अफेक्टेड ड्यूरिंग दिस फिनोमेनन। तो साउंड की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक रेजोनेंस में अफेक्ट होती है? दैट इज एम्पलीट्यूड। रेजोनेंस में हमेशा एम्पलीट्यूड बहुत लाउड आती है, बहुत तेज आती है, इंक्रीज हो जाती है। कन्वर्ट 93.5 मेगाहर्ट्ज टू एसआई यूनिट। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, अगर मेगा को हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है तो बहुत आसान है, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पाइए बच्चों। Purvi's friend Tim wants to connect a fuse to his oven. He wants to control the oven from two different locations shown below the circuit diagram. Okay, which one of the two, A or B, should be a live wire? Okay, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इन्होंने Purvi's friend wants to connect a switch फ्यूज टू द अवन। ओके, ये अवन है, ये फ्यूज दे रखा है एंड दिस इज अवन, ठीक है। तो वो फ्यूज को ही वांट्स टू कंट्रोल द अवन फ्रॉम टू डिफरेंट लोकेशंस। ओके, ये ए लोकेशन है और दूसरी बी लोकेशन है। जैसे डुअल स्विच जो है वो आपका बी में कनेक्टेड है, यहाँ पर ऐसे करके अगर हम कनेक्ट करेंगे तो भी हो जाएगा यहाँ पर ऐसे, बट ए वाला जो है वो कंटिन्यूअसली अवन से कनेक्टेड है। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि ए इज अ लाइव वायर, ये आपका लाइव वायर होगा 220 वोल्ट सप्लाई के लिए। इन द इवेंट ऑफ एन ओवरलोड विल द फ्यूज सर्व इट्स पर्पस। नहीं, ओवरलोड के इस कंडीशन में फ्यूज अपना पर्पस सर्व नहीं कर पाएगा, नो इट्स नॉट पॉसिबल। What is the meaning of the statement that the bulb is rated 600 watt 220 volt? 600 watt पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम होता है। अगर ये 600 वॉट है इसका मतलब है कि वर्क डन क्या हो जाएगा 600 जूल पर सेकेंड। तो इसका मतलब हुआ कि जो बल्ब है इट इज कंज्यूमिंग 600 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 1 सेकेंड व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट पावर सप्लाई। क्लियर? नेक्स्ट है जी, कॉपलिन कंप्लीट द न्यूक्लियर रिएक्शन। अच्छा, ये न्यूक्लियर रिएक्शन आपको दे रखा है तो इजी है ये। सबसे पहले इस पर आ जाइए, ये मास नंबर देखिए, यहाँ पर 222 है, दूसरी तरफ क्या है 218 है प्लस x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों को माइनस कर देंगे तो 2 माइनस 218, तो दैट विल मेक x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4, ठीक है। तो यहाँ पर 4 इसका मास नंबर। फिर हम नीचे वाला जो एटॉमिक नंबर उसको देखिए, यहाँ पर है 86, दूसरी तरफ है 84, यहाँ पर हमको नहीं पता तो चलो देख लेते हैं कितना होगा, ठीक। उसके लिए ये 86 है 84, तो ऑब्वियस सी बात है y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो जो आपको नया एलिमेंट मिला वो 4 और 2। What will be the effect on the radiation X emitted when it is not too fast? Okay, ये जो एलिमेंट बाहर निकला है 4 और 2, ये आप किस रेडिएशन से कंपेयर कर सकते हैं, दिस इज अल्फा पार्टिकल। ओके, ये अल्फा पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होता है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए एक प्लेट पॉजिटिव होती है, एक प्लेट नेगेटिव होती है। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं आपके, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से निकलेंगे तब मतलब इलेक्ट्रिक प्लेट से पास होंगे तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक, observe the given circuit diagram and answer the questions that follow. Calculate the resistance of the circuit when the key K completes the circuit. Okay, की K को ऑन कर दीजिए और आपको सर्किट का रेजिस्टेंस पूछा है। तो 5 और 3 तो आपस में सीरीज में 8 हो गया, 8 और 2 आपस में कैसे हैं, पैरेलल। अब 8 और 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 1.6 ओम। पर यहाँ पर देखिए छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है, तो उसको ऐड करना मत भूलिएगा, दैट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। कैलकुलेट द करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस व्हेन द सर्किट इज कंप्लीट। तो ये जो 3 ओम रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस आपको करंट कैलकुलेट करना है। ओके, अब अगर ये सर्किट कंप्लीट कर दें तो टोटल रेजिस्टेंस हमको पता है कितना है, 2 ओम। ठीक, और टोटल वोल्टेज भी हमको पता है 4 वोल्ट। तो यहाँ पर पास होने वाला कितना टोटल करंट है वो हम पता कर लेंगे, V बाई R। V कितना है 4 और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट 2 ओम है, तो इसमें जो करंट पास होने वाला है वो 2 एम्पियर पास होने वाला है। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो 4 वोल्ट आपको गिवन है इसकी ये EMF है। ठीक है, इसके बगल में इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो क्या हम टर्मिनल वोल्टेज निकाल सकते हैं? टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है E माइनस IR। E आपको 4 गिवन है, I हमने निकाल लिया और ये 0.4। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो इसका आंसर देखिए मैंने नीचे लिख रखा है, ये आपको मिल रहा है 3.2। ठीक है, दिस इज कमिंग 3.2। तो ये जो 3.2 है आपका 3.2 वोल्टेज, ये इसके अक्रॉस, ये जो ऊपर रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस आपको मिल जाएगा। देखिए ये जो 3.2 है वही आपका 3.2 जो है आपका वो 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज आपको मिलेगा। अगर वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, तो 2 ओम के अक्रॉस कितना करंट पास होगा वो आप पता कर लेंगे 3.2 अपॉन 2 करके। ठीक, आपको पास होने वाला करंट इसके अक्रॉस की वैल्यू मिल जाएगी। अगर टोटल करंट 2 एम्पियर में कुछ हिस्सा ऊपर चला गया तो बचा हिस्सा आप निकाल लेंगे, दैट इज द करंट थ्रू 3 ओम। तो यहाँ पर देखिए पूरी कैलकुलेशन मैंने कर रखी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रखा है, ये वोल्टेज हो गया और 3 ओम के अक्रॉस करंट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर देखिए V अपॉन R की मदद से 3 ओम का रेजिस्टेंस, चाहे आप 3 ओम के अक्रॉस करंट निकालिए या फिर आप करंट अक्रॉस 2 ओम निकालिए, वो आपके ऊपर। अगर 2 ओम पूछा जाएगा तो वही V अपॉन R जो हमने डिस्कस किया था 3.2 अपॉन 2 हो जाएगा। अगर करंट अक्रॉस 3 ओम निकाला जाएगा तो टोटल वोल्टेज के क्रॉस भी वही रहने वाला, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है तो 3.2, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर 8 पुट करेंगे। उसका रीजन ये है कि पूरे तार का वोल्टेज आपको गिवन है और अगर आपने उस तार में करंट निकाल लिया तो जो रेजिस्टेंस 5 ओम का, सॉरी जो करंट आपका 5 ओम का है वही करंट आपका 3 ओम में भी रहेगा। सीरीज में करंट की वैल्यू सेम होती है। ठीक, ओके, नाउ लेट्स सी। चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको बोला है व्हाट मास ऑफ आइस, मतलब मास ऑफ आइस की वैल्यू हमको निकालना है एट 0 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू 2.1 kg वाटर। मास ऑफ वाटर हमको दे रखा है, विल कूल डाउन फ्रॉम 75 टू 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब देखिए बच्चों, अगर आपका पानी जो आपको दे रखा है वो गर्म है, 75 डिग्री सेल्सियस है, आपने बर्फ के टुकड़े उसके अंदर डाले तो क्या होगा, वो पानी ठंडा होकर 25 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। वो ठंडा जब होगा तो वो एनर्जी लूज करेगा। वो एनर्जी कौन गेन करेगा, वो बर्फ एनर्जी गेन करेगी, वो पिघल जाएगी। जब बर्फ पिघलेगी, ठीक है, पहले तो बर्फ आपकी मेल्ट होगी, मेल्ट होने के बाद वो पानी अभी 0 डिग्री सेल्सियस पर है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस के बाद क्योंकि उसको आपने गर्म पानी में मिक्स किया था तो वो भी 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना है। तो बर्फ की जर्नी जो है वो पहला मेल्टिंग है, दूसरा टेम्परेचर चेंज है फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। तो जो हीट लॉस हुई है गर्म पानी को ठंडा करने 25 डिग्री पर लाने में, वो 2 जगह पर काम आएगी। एक तो बर्फ को मेल्ट करेगी और दूसरा बर्फ पानी का टेम्परेचर को 25 डिग्री तक राइज करेगी।
तो ये जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपको क्या करना है, हीट गेन इज इक्वल्स टू हीट लॉस्ट। ओके, हीट गेन कौन कर रहा है, आपका आइस। ठीक है, तो जब मेल्ट होती है तो उसका फॉर्मूला m इंटू एल होता है। ठीक, मैंने बताया स्टेट चेंज तो लेटेंट हीट यूज करते हैं। तो मास ऑफ आइस हम m ले लेते हैं, हमको पता नहीं है। लेटेंट हीट ऑफ आइस हमको 336 गिवन है, प्लस अभी बर्फ पिघली है, अभी बर्फ का टेम्परेचर चेंज होना है। जब भी टेम्परेचर चेंज होता है तो वहां पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लगता है। स्टेट चेंज होने में लेटेंट हीट का फॉर्मूला लगता है, टेम्परेचर चेंज में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लगता है। तो मास ऑफ आइस हमको नहीं पता, सी क्या हो जाएगा, ये पानी में चेंज हो चुका है, तो दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर यहाँ यूज होगा, मतलब इनटू 4.2। टेम्परेचर चेंज कितना है, 0 से 25, तो 25 माइनस 0 मतलब 25 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला है। हीट लॉस्ट, हीट लॉस कौन कर रहा है, पानी, जो गर्म पानी है। 2.1 kg आपको गिवन है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर देखिए पर ग्राम में गिवन है। ठीक, तो इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ये मास हो गया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4.2 रहने वाला, और टेम्परेचर में चेंज कितना है, 75 से 25। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो उसमें खाली एक ही अननोन है, स्मॉल m, जिसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर 1000 ग्राम आने वाला है। The diagram below shows a cooling curve, ये आपका cooling curve है। State the temperature at which the substance condenses, मतलब condenses माने there is a proper state change हो रहा है। तो state change तभी होता है जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट 150 डिग्री पर दिखा रहा है, तो इसका मतलब कंडेंसेशन भी 150 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा when steam is converted to water. Temperature range in which the substance is in लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में जो सब्सटेंस है वो कब कब है, देखिए 150 डिग्री पर वो स्टीम लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, फिर वो 60 डिग्री तक लिक्विड स्टेट में रहने वाला है। ठीक, तो टेम्परेचर रेंज हो गया 150 से लेकर 60 डिग्री तक। ठीक, सी पार्ट में आपको दे रखा है, व्हाई डू वी प्रेफर आइस टू आइस कोल्ड वाटर फॉर कूलिंग अ ड्रिंक। बेटा आइस जो होता है, आइस का जो लेटेंट हीट होता है वो 336 जूल आपका होता है पर ग्राम। ठीक, विच इज वेरी मच लार्जर एज कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर, जिसकी वजह से आइस जो होती है वो ज्यादा हीट एक्सट्रैक्ट करती है व्हेन इट इज मिक्स्ड विद द ड्रिंक, इसीलिए हम आइस को प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू वाटर। थर्ड आ जाइए, a magnet is released along the axis of a copper coil, मैग्नेट को रिलीज किया जा रहा है। state the polarity at the top end of the coil, आपको टॉप एंड ऑफ द कॉइल व्हेन द मैग्नेट लीव्स द कॉइल। अच्छा, अब क्या है कि अगर मैग्नेट यहाँ से इसको लीव कर रहा है, नॉर्थ साउथ ऐसे बाहर जा रहा है, तो ए की पोलैरिटी आपको बतानी है। पहले हम बी पर आते हैं। यहाँ पर ऐसे केस में लगता है लेंस लॉ। लेंस लॉ कहता है कि इट ऑलवेज चेंज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट, मतलब अगर ये नॉर्थ पोल उससे दूर जा रहा है तो वो बी वाला जो पॉइंट है उसको नॉर्थ, अगर ये नॉर्थ पोल उससे दूर जा रहा है तो वो बी वाले पॉइंट को साउथ पोल बनाएगा जिससे वो उसको अट्रैक्ट कर सके। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ए वाला पॉइंट है फिर वो नॉर्थ पोल हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर नॉर्थ पोल रहेगा। सेकंड में आपको बोला है द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम ए टू बी when the magnet enters the coil, what will be the direction of current when the magnet leaves the coil। अच्छा, अगर मैग्नेट लीव कर रहा है तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन जो है ए का वो आपका नॉर्थ पोल होगा। ठीक, अच्छा, अगर एंटर कर रहा है, सपोज अगर यहाँ पर एंटर करता तो ए वाला जो पोलैरिटी है वो आपका एस बना लेता, मतलब साउथ पोल बना लेता, दोनों को आपका सेम पोल बनाता, उसको रिपल करने की कोशिश करता। अगर वो उसके पास आ रहा है तो वो उसको रिपल करता, उसका नेचर है अगेंस्ट जाना। तो उन्होंने कहा है कि जब वो एंटर करता है तो जो भी पोल उसने बनाया, वैसे तो साउथ पोल बनता है, करंट एंटर कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वो लीव करेगा तो करंट किस डायरेक्शन में एंटर करेगा, जस्ट उल्टा, फ्रॉम बी टू ए। सेकंड पर आइए, नेम द लॉ यूज्ड टू डिटरमिनेशन ऑफ द डायरेक्शन इंड्यूस। अभी हम तब से उसी पर बात कर रहे हैं, लेंस लॉ। स्टेट वन वे टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस करंट। अगर आपको इंड्यूस करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाना है तो वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, वैसे एक तरीका इन्होंने बोला है, तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, उसको आप इंक्रीज कर दीजिए तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इंक्रीज हो जाएगा।
तो ये तो था बच्चों पूरा आपका स्पेसिमेन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए।